एक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार स्टेशन मास्टर एनएफ रेलवे में कार्यरत हूँ। मैं आप लोग के तहे दिल से यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का विषय है कि बीपीएससी एईडीओ यानी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है उसके लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। इस संदर्भ में कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं स्लाइड बाय स्लाइड में आपके सामने जिक्र करूंगा, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे करनी चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि जिसका कि आपके पास हर चीज़ है और उसके बावजूद भी उन चीज़ों को पहचान नहीं पाते हैं और उसके अभाव में आपको सफलता नहीं मिलती है। तो मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से मैं बात यहाँ पे करूँगा। और जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर ऐसे हैं जो कि भीड़ को देख के डर जाते हैं। जैसे कि इस वैकेंसी जो आई है, इस वैकेंसी में कुल सीटों की संख्या 935 है और जबकि भरने वाले लोगों की संख्या 9 लाख है। तो इन 9 लाख लोगों को जो कंपटीटर जिनको मान रहे हैं वो आपका रियल में कंपटीटर है ही नहीं। अब बात आती है कि रियल में कंपटीटर है तो वे कौन है, तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे भी सफलता मिली है, मैं भी स्टेशन मास्टर के तौर पे कार्यरत हूँ और मुझे पहले प्रयास में ही सफलता मिली थी एज ए स्टेशन मास्टर। तो ये तो बिहार की वैकेंसी है तो बिहार के संदर्भ में मेरी स्ट्रेटजी होगी, और लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें होती है जो हर जगह अप्लीकेबल है। जैसे आपकी जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें 20% जो कंपटीटर हैं रियल में वही आपका कंपटीटर हैं। अगर इसका कंपटीटर का अगर आकलन किया जाए 9 लाख में, तो 20% कंपटीटर आपके ऐसे हैं जो कि रियल में कंपटीटर हैं, उन्हीं से आपको compete करना है कंपटीशन को। 60% ऐसे कंपटीटर हैं जो एवरेज हैं और 20% कंपटीटर ऐसे हैं जो बिगिनर हैं। आपका कंपटीटर 20% है, तो इन 20% से आप कैसे compete कर पाएंगे, ये आपकी रणनीति अपनी होनी चाहिए। और इसके तहत डरने की बात नहीं है। जब भी आप रणभूमि में उतरते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास होती है। जैसे आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, धैर्य होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंसी के साथ आपको तत्पर रहना है। तो हारना नहीं है, चीज़ों को हारना नहीं है। कहा जाता है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते हैं। अब बात रह गई कि मेरी रोड मैप क्या होगी। तो रोड मैप के लिए सबसे पहले आपको विजन तय करना होगा। विजन का मतलब क्या है? आपका विजन कहाँ जाने का है, कहाँ पहुँचना है, आपका जाने का क्या रास्ता होगा। तो विजन सबसे पहली बात है, या जब गोल को टारगेट करते हैं तो सबसे पहले विजन क्रिएट होता है। तो विजन अगर मेरी जो विजन है वो एईडीओ असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर के संदर्भ में है, तो इसके सिलेबस पर मेरा विजन होगा कि इसकी कंपटीशन के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। क्योंकि आपको सिलेबस पे फोकस रहना है ताकि आपका भटकाव नहीं हो। विजन के साथ साथ आपका गोल है कि एक बहुत बड़ी ये वैकेंसी है, बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि एक ऑफिसर का पोस्ट है। ऑफिसर का पोस्ट आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के रूप में मिल रहा है, तो इस अवसर को आप जाने ना दें। और यही मकसद है कि मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको भटकाव की ओर ले जाती है,
मैं बस उससे आपको उस भटकाव से बचाना चाहता हूँ, ताकि आप सफलता चंद दिनों में आप आसानी से सफलता मिल जाए। आसानी से तो सफलता नहीं मिलती है, ये कहना प्रासंगिक नहीं होगा, क्योंकि सफलता के लिए आपको मेहनत करना होगा। और इन सफलताओं के लिए क्या क्या करना है? सबसे पहले विजन के साथ सिलेबस पे फोकस रहें। गोल है, अब रहेगी गोल के बाद गोल बनाने से तो काम नहीं होगा ना। गोल के लिए आपको प्लान करना होगा। प्लानिंग करने के लिए क्या करना होगा कि आपको बारीकी से डे टू डे प्लान पे वर्क करना है। डे टू डे प्लान का एग्जीक्यूशन साथ में करना है, और जब डे टू डे प्लान का एग्जीक्यूशन होगा तो आप स्वतः उन सफलता की ओर चले जाते हैं। जैसे कि सफलता के लिए क्या है कि आप परिणाम, जो सफलता है, सफलता के बारे में ना सोचें, सफलता के लिए जो प्रक्रिया है उस संदर्भ के लिए सोचें। अगर आपकी प्रक्रिया अच्छी होगी तो सफलता बस मिलेगी। सफलता भगवान का दिया हुआ गिफ्ट नहीं है, वो आपका प्लान और एक्शन का एग्जीक्यूशन होने के बाद जो सफलता मिलती है वो आपका मेहनत का एक परिणाम है और कुछ नहीं है। अब रही बात किस रणनीति क्या होनी चाहिए, तो किसी भी चीज़ की सफलता पाने के लिए सबसे पहले मुझे ये जानना है कि मुझे क्या नहीं करना है। ये सबसे पहले मुझे जानना है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैंने बहुत करीब और बहुत लोगों को मैं प्रैक्टिकली देखा हूँ कि उनको बहुत दिनों के बाद सफलता मिली है या नहीं भी मिलती है, तो उसका बहुत कारण होता है। कारण क्या हो सकता है, और कारण मैंने भी नोटिस किया है। जैसे नोट बनाए जा रहे हैं, इकट्ठा करते जा रहे हैं, बट नोट बनाते जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उस नोट का आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, नोट का एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हैं। तो जो नोट इकट्ठा करने से क्या होगा, नोट या बुक, बहुत सारे बुक एक बार ले आएंगे और उस बुक को एक साथ शुरू कर देते हैं, तो आपके पास ये तो सोचना होगा ना कि आपके पास जो एनर्जी लिमिट है, तो एनर्जी लिमिट है तो इतने सोर्स को उस एनर्जी में कैसे आप कर लेंगे। और एक ही किताब को एक सब्जेक्ट के लिए 10 बुक की पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई भी बुक आपको कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण आपका रिवीजन नहीं हो पा रहा है। और उस रिवीजन नहीं होने के कारण आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन होता है, और फ्रस्ट्रेशन होने से क्या होता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने के कारण क्या होता है कि आत्मविश्वास जब टूट जाती है, तो वो आपका जो आपके ऊपर विश्वास नहीं है, तो सफलता कैसे मिल सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कॉमन मिस्टेक होती है, और आप जानते भी इन चीज़ों को, इसलिए के लिए आपको फोकस करना है कि क्या करें। अब बात रह गई क्या करें, तो सबसे पहले आप सिलेबस को देखते हुए सबसे पहले सिलेबस को सेटअप कर लें कि इस सिलेबस के अनुकूल मेरा सोर्स क्या होगा, और सोर्स को पहले लिमिट कर दें। दोस्तों मुझ पर यकीन करें दोस्त, सबसे पहले 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, सबसे पहले सोर्स को बहुत बेहतर तरीके से आप लिमिट करें। अगर सोर्स आपको लिमिट हो जाए तो आप पूरी एनर्जी उस सोर्स को एग्जीक्यूशन में लगा दीजिए। आप उस सोर्स को एक बार नहीं 10 बुक को एक बार पढ़ने से कहीं बेहतर एक बुक को 10 बार पढ़ा जाए। और एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मंत्र है सफलता की, ये सफलता की सच्चाई मैं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई सफलता की सबसे बड़ी मंत्र है। और उस सोर्स को सबसे पहले लिमिट करें। उसके बाद एक फोबिया होता है, मॉक टेस्ट फोबिया। मॉक टेस्ट, आप क्या सोचते हैं मेरी पूरी तैयारी हो जाएगी तब मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा। मॉक टेस्ट से आपकी नॉलेज का केवल गेन नहीं होता है, मॉक टेस्ट से आप नॉलेज गेन करना चाहेंगे, संभव नहीं है। आप सोर्स से बेसिक आपका सही होना चाहिए तो मॉक टेस्ट आप लगा पाएंगे। लेकिन मॉक टेस्ट के साथ आप एक टाइम मैनेजमेंट होता है, तो मॉक टेस्ट में एक टाइम मैनेजमेंट, जो कैसे एग्जामिनेशन हॉल को हैंडल करना है, वो मॉक टेस्ट से बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है। मॉक टेस्ट आपका स्केलिंग है, आपकी स्केलिंग है आपकी तैयारी की। आपको पता चल जाता है कि मैं मॉक टेस्ट के थ्रू मैं कहाँ पे मेरा वीकनेस है, ताकि मैं इस मॉक टेस्ट के तहत पर डे टू डे मैं उस मॉक टेस्ट
के थ्रू स्केलिंग करके, यानी उस पैमाने से माप के मैं अपने वीकनेस को दूर करूंगा और एक दिन वो कहीं ना कहीं जाके वो सफलता का के लिए वरदान साबित हो जाता है। बात रह गई रिवीजन। रिवीजन मेरा मानना है कि आप 40% स्टडी करो, 60% रिवीजन पर फोकस करें। आप देखेंगे कि चंद कुछ दिनों में आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको बिलीव नहीं होगा कि इतनी वो उस कॉन्फिडेंस के लेवल से आपको आने वाले दिन में जो भी सोर्सेज है वो सोर्स लिमिट सोर्स है ना, तो लिमिट सोर्स को करते करते आपको क्या होगा कि आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप ऐसा हो जाएगा कि आप जहाँ भी बैठेंगे, जिस कंपटीशन में बैठेंगे उस कंपटीशन को compete कर लेंगे। बट हाँ, उस कंपटीशन के सिलेबस के अनुकूल ही आपका मॉक टेस्ट भी होना चाहिए, सोर्स भी होना चाहिए, और अगर ये दोनों आप लिमिट कर लिए तो आप रिवीजन पे फोकस करें। एक ऐसा भी होता है, सोर्स है नहीं, मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट लगाया जा रहा है, बट मॉक टेस्ट में जो गलतियां हो रही है उससे आप अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी भूल होती है। तो ये 3 चीज मेरा कहना है कि सोर्स, मॉक टेस्ट, सोर्स को लिमिट करें, मॉक टेस्ट पर डे लगाएं, और रिवीजन आप 60% जो टाइमिंग है वो आप रिवीजन पर फोकस करें। और इसी के साथ मैं अंत में कहना चाहूँगा कि बहुत सारी रणनीति से संबंधित मैं बनाया हूँ। मेरा प्लान है कि मैं बिंदुवार इन हर चीज़ पे मैं काम करूँ, और मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये सफलता सभी लोगों को मिले, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बट मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि अपने बुलंदियों को बनाए रखें और कभी हार ना माने, और मिलते हैं इसके साथ अगले वीडियो में।